स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने जीन पियाजे का पार्ट 2 को, जहां पर हम लोगों ने पहले क्या देखा है कि उनकी जो भी अवधारणाएं, जो भी कॉन्सेप्ट्स है अपार्ट फ्रॉम द स्टेजेस। हो सकता है कि आप लोगों ने इससे पहले जब जीन पियाजे पढ़ा होगा तो डायरेक्टली उनके 4 स्टेजेस को पढ़ा होगा, बट उसके पहले भी बहुत सारी चीज जानने के लिए थी जो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है। यदि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तभी ही इस डायरेक्टली जीन पियाजे के पार्ट 2 में आना, वरना बहुत सारी चीजें ना आपके दिमाग से शायद निकल जाए। स्टार्ट करता हूं पियाजे के चरण के विकास के चरण, और केवल ना यही एक आलोचना का कारण है कि हम उनको इस स्टेजेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनीथिंग दैट विल बी कमिंग अंडर स्टेजेस, ऐसा कोई भी चीज जो चरण के हिसाब से आएगा वो आलोचना का शिकार होगा विकास की इस प्रक्रिया में। आपको ही पता है, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर चलता है कि बच्चे बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। आपको पता होगा तो उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था, अपने भतीजे पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये नहीं कि उनको कोई लैब लेकर गए थे, लैब नहीं, उनको देखा गया कि यार वो बचपन से लेकर बड़े होते तक कौन कौन से प्रकार की चीजों को बिहेवियर को शो करते हैं, और पता चला कि यार मेरे सभी बच्चे लगभग उसी प्रकार के बिहेवियर को शो कर रहे हैं। तो उन्होंने उसे सैंपल स्पेस माना और वहां पर से आइडिया लगा लिया कि शायद सार्वभौमिक प्रक्रिया है, शायद विश्व में, संसार में सभी प्रकार के बच्चे इसी प्रकार से अपने व्यवहार को दर्शाते हैं। प्रत्येक बच्चा एक ही क्रम में, लेकिन सभी की दर नहीं है। क्रम जो है, स्टेजेस जो है वो सही है, लेकिन हो सकता है कि कोई उस स्टेज में बहुत ज्यादा समय तक रुक रहा हो, लेकिन दर याद है, दर यानी कि मतलब वहां पर ज्यादा समय लग रहा हो या फिर कम समय लग रहा हो। चरणों से गुजरता है और बाल विकास जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने से निर्धारित होती है। इन्होंने भी जोर दे दिया किस पर? हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट पर, कि यार एनवायरमेंट भी जरूरी है, वातावरण भी जरूरी है, हेरिडिटी माता पिता के द्वारा दिए गए गुण भी जरूरी है कि उनको कैसे अनुवांशिकता में गुण मिले, दोनों जरूरी है। ये समझ में आया? 4 स्टेज हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन केवल ये आया है कि वो 4 स्टेज कौन कौन से, कई बार सीजी रेट में मुझे लगता है कि 10 बार सीजी रेट, अगर 7-8 बार सीजी रेट हुआ होगा ना, तो 4-5 बार तक केवल ये आया है कि जीन पियाजे के विकास के कितने चरण हैं, और चारों में से ऐसे इसको ऊपर नीचे करके दे देगा, बोलेगा आपस में जमाओ, पहला चरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है। कई बार ये क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन पहला है सेंसरी मोटर, सेकंड है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था, जो कि पूर्णतः शैशव अवस्था में होती है, 0 से लेकर 2 साल में। प्री ऑपरेशनल को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद इसको बोला जाता है क्या? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अपने हैंडराइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट इतना ही अच्छा हैंडराइटिंग है मेरा, ये एट बेस्ट है मेरा। ऊपर से थोड़ा सा इस पेन में लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए भी ऐसी हैंडराइटिंग है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक्स आपके लिए बनाया है, SPCF। सारे पैसे चोर लेकर फरार हो गया, सारे पैसे चोर लेकर फरार हो गया। सा से S, P से प, C से चोर, F से फरार। सारे पैसे क्या किया भैया? चोर पैसे को लेकर भाग गया। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है SPCF। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, ये याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो अब याद हो जाएगा जब इस पूरे प्रोसेस को समझोगे। पहला है सेंसरी मोटर स्टेजेस, संवेदी गामक अवस्था। यहां पर मैंने 4 अलग अलग क्वालिटीज लिखे हैं जो इन स्टेजेस के बच्चों में देखने को मिलेगा। कौन कौन से साल तक होगा? तो 0 से लेकर 2 साल तक। याद रखना, ये पूर्णतः शैशव अवस्था में होने वाली प्रक्रिया है। ये पूर्णतः कौन सी अवस्था में होने वाली प्रक्रिया है? तो सर ये पूरा शैशवावस्था में होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इन्फेंसी का ये प्रोसेस है। सेंसरी मोटर को यदि मैं थोड़ा सा तोड़ूंगा, शब्दों को तोड़ूंगा, तो एक शब्द मेरा क्या निकलता है? सेंस, और एक शब्द निकलता है मेरा मोटर। सेंस का मतलब, यदि आपसे पूछूंगा कि सेंस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे इंद्रियां। सेंसेस कौन कौन सेंसेस? हमारी आंख है, जबान है, नाक है, कान है, हमारी स्किन है, ये सभी क्या है? सेंसेस हैं, जहां पर से इंद्रियों है। ठीक है। मोटर, मोटर का मतलब होता है बेटा गत्यात्मक। गत्यात्मक मतलब ये एक प्रकार से शारीरिक गतिविधि वाले क्षेत्र को देखता है। तो जब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि जीन पियाजे के हिसाब से जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो वो किन किन प्रकारों से, किन के माध्यमों से सीखता है, तो यार वो इंद्रियां हैं और गत्यात्मक है। बच्चे को जब रोना होगा तो रोने के लिए देखना अपने पूरे शरीर को झटकाएगा, एकदम जोर से रोता है वो, केवल ऐसे एकदम सावधान होकर बच्चा नहीं रोता है। जब शैशवावस्था में होता है, चल नहीं पाता, सावधान होकर रोता है क्या? नहीं रोता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सीखने का जो तरीका है वो अभी मोटर स्किल्स है, वो मतलब क्या है, अभी मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चा पूरा शरीर को पटक पटक के रोता है,
पूरे शरीर को। क्यों? अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है हर एक चीज को। बच्चा गर्म आयरन को देखकर तब तक नहीं समझेगा जब तक कि वो इंद्रियों से उसको टच नहीं कर लेगा, जब तक कि अंदर वो गर्म वो चीज को देख नहीं लेगा। अचानक से आवाज दोगे बच्चा ना, देखना बड़े ऐसे हैं ना कि जरूरी नहीं है कि देखो हम ही लोग इतने बड़े हो चुके हैं, फिर भी अगर शांति से पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में कोई आकर अचानक जोर से आवाज करेगा तो वहां अटक जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया, कौन आ गया। ये क्या है? आपकी सेंसेस जो है वो उस लेवल पर सजग नहीं थी। अचानक से कुछ चीज हुआ तो सेंसेस डर गई। तो यही आपकी इंद्रियां हैं। बच्चे हर एक चीज का अनुभव करके, बॉल को देखना पूरा अगर लेंगे ना तो हर चीज को फट से मुंह में डालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है खाने की चीज है। अपनी इंद्रियों से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आप, यदि सही समझोगे तो, कि वो खाने लायक चीज तो है नहीं, अपने जबान में टेस्ट करके देखते हैं खाने लायक चीज तो है नहीं। जहां इंद्री ने कहा नहीं भैया ये तो खाने लायक नहीं है, वापस उसे खेलने लगता है वो। मतलब बच्चा हर एक चीज कैसे सीख रहा है? अपने सेंसेस के माध्यम से, अपने इंद्रियों के माध्यम से। एक शरीर से बाहरी दुनिया की ओर ध्यान केंद्रित करता है, अपने शरीर से बाहर की ओर सोचने की कोशिश, सजगता से लक्ष्य निर्देशित गतिविधि, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या है? ये नया चीज देखने को मिला सर। ये गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर है ये क्या है सर? बच्चा ना कई बार देखना, बच्चा अगर मान लो जाए कि लगभग 6 महीने में वो घुटने को बल रेंगना चालू कर देता है, 4 महीने में पलटना चालू कर देता है, ठीक है। अब बच्चा क्या करा, वो घुटने को बल रेंगना चालू किया। कई बार देखना ऐसा होता है ना कि वो बच्चा जो है ना हॉल में क्वारंटाइन बैठा हुआ है, अचानक से आपने क्या किया, एक टॉफी निकाला। अब बच्चा जान रहा है ये टॉफी है, बहुत मीठा होता है, बच्चा कई बार खा चुका है उसको, उसके मन में स्कीमा बन चुका है। बच्चा देखा कि यार ये टॉफी है, बहुत मीठा होता है। बच्चा इतना स्पीड से घुटने के बल रेंगते आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर में एक गोल बन चुका है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि मुझे उस टॉफी को, वो मेरा लक्ष्य है। जो मेरा अर्जुन बोलता है ना कि जैसे उसको मछली की आंख दिख रही है, तो बच्चे को भी केवल और केवल टॉफी दिख रहा है, वो उसका गोल बन चुका है, वो उसका लक्ष्य बन चुका है। और ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हर बच्चे में देखने को मिलेगा। अगर उसे वो चीज पसंद है तो उसके भी एकदम भागेगा, कुछ नहीं देखेगा अगल बगल में क्या है, उसका गोल पर्टिकुलर वही है। और दिक्कत ये है ना कि ये गोल फट से चेंज हो जाता है। बगल में तुरंत कोई आ गया बड़ा टॉफी लेके ना, तुरंत बच्चा घूमेगा, तुरंत उधर भागने लगेगा। तो क्या हुआ? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, तत्काल गोल चेंज। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अच्छा गोल आया तुरंत वहां चले गया, ये उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। सेकंड है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वस्तु स्थायित्व देखो, बच्चा है, बच्चा बॉल से खेल रहा था, मैंने सामने में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा चीज जिससे बच्चे को दिख ना रहा हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है। मैंने बॉल को पीछे में रखा, छुपा के रखा, ठीक है, बच्चे को बॉल को छुपा के रखा और बॉल यहां से गायब हो गया, बॉल को मैंने हटा दिया। बच्चा ना इस अवस्था में जब तक वो 2 साल का नहीं होगा, बच्चे के मन में ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु का स्थायित्वपना नहीं आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर बच्चा 6 महीने का है, बच्चा मान लो 6-7 महीने का है, आप उसको रेलवे स्टेशन लेकर गए, ट्रेन में उसने क्या देखा कि अचानक से, ट्रेन में नहीं मतलब स्टेशन में खड़ा है, वो देखता है ट्रेन आई और ट्रेन गुजर गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला ट्रेन आया, गुजर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी बच्चे को जब वो 2 साल का हो जाएगा, थोड़ा बोलने लगेगा, तब देखना उसको लेकर जाना। जब ट्रेन आएगा और चले जाएगा तो बच्चा दोबारा पूछेगा मम्मी वो ट्रेन कहाँ गया, वो ट्रेन किधर गया। क्यों? क्योंकि अब उसके दिमाग में वस्तु स्थायित्वपना का वो गुण आ चुका है, एबिलिटी आ चुका है। मैंने कहा ना कि हर एक चरण में एक एबिलिटी जुड़ती जाएगी, ठीक है, एडिशन होती जाएगी। तो पहले वाले स्टेज में ये एबिलिटी जुड़ गई। अब उसके अंदर क्या एबिलिटी जुड़ गई? ये एबिलिटी जुड़ गई सर कि अब उसके अंदर वस्तु का स्थायित्वपना आ चुका है। अब वो चीजों को ढूंढना चालू कर देता है जब उसके सामने वो चीज नहीं दिखती है। तो ये कब आएगा? ये लगभग 2 साल की आयु में आएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु का स्थायित्वपना, ठीक है। ये दोनों मुझे समझाना था जो कि इंपॉर्टेंट था। संचालन से मानसिक प्रवृत्ति में बदलाव करना, मतलब धीरे धीरे बच्चा जो है वो सीखने की कोशिश करेगा। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप सेंसरी मोटर स्टेज को याद रखेंगे। सेकंड में चलता हूं, कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सेकंड स्टेज 2 to 7 ईयर्स में। प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक एक अवस्था है, संक्रियात्मक ये उसके पूर्व की बात कर रहा है। संक्रियात्मक मतलब ऑपरेशनल स्टेज है। ऑपरेशन मतलब वो किसी भी ऑपरेशंस को, ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस मतलब हर एक चीज को अपने गतिविधि के माध्यम से करके देखने की कोशिश करेगा, हर एक चीज का ऑपरेशंस करके देखने की कोशिश करेगा। मैं इसको करके देखता हूं और वो वैसे ही सीखेगा। और ये उसकी अभी पूर्व की अवस्था है, अभी वो करके नहीं सीख रहेगा, अभी भी वो दूसरों पर अच्छे तरीके से निर्भर है, अपने माता पिता पर, दोस्त टीचर्स पर निर्भर ही है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर निर्भर है। ये उसके पूर्व की अवस्था है। वहां पर 3 प्रोसेस देखने को मिलेगा। ये है मेरा कौन सा? पहला है इरिवर्सिबिलिटी, दूसरा है एनिमिज्म, तीसरा इगोसेंट्रिज्म। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? इरिवर्सिबिलिटी होता है बच्चे का 2 से 7 साल, पहली क्लास में हम बच्चों को माइनस नहीं सिखाते, हमेशा प्लस सिखाते हैं, अगर सिखा रहे हैं तो, वरना क्लास 2 से उसे प्लस सिखाते हैं। ये देखना, इरिवर्सिबिलिटी क्या है कि बच्चे को मैंने सिखा दिया कि 2 + 2 4 होता है, बच्चे के मन में ये बन गया कि सर ये 2 है और ये 2 है, उसने 4 बना दिया। जिस क्षण आपने उसको माइनस किया, बताया कि यार 4 - 2 भी 2 होता है, बच्चा कंफ्यूज, अरे ये कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं सोच सकता,
अरे यार 2 + 2 4, लेकिन 4 - 2 2 कैसे हो गया? बच्चे के लिए नया हो गया, क्योंकि आपने केवल और केवल उसे रिवर्स किया है, लेकिन बच्चा अपलटावी के गुण को इस अवस्था में अभी विकसित नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल बताया कि देख वो मेरी बहन है, लेकिन बच्चा तुरंत नहीं सोच पाएगा कि वो इसका भाई भी होगा। क्यों? क्योंकि अपलटावी के गुण को वो इतनी तेजी से नहीं समझ सकता। हाँ, जब तक वो 6-7 साल का होगा, अपलटावी के गुण धीरे धीरे कम होते जाएंगे और वो इन चीजों को समझने लगेगा। सेकंड है मेरा क्या, एनिमिज्म, जिसको मैं कहता हूं जीववाद। देखना ना, बच्चे जब खिलौना खेलते हैं ना, तो वो बात करते हैं यार उन खिलौनों से कि अरे मेरी गुड़िया ने खाना खाया, मेरी गुड़िया का तबीयत खराब है क्या? क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है उनके अंदर भी जीव है। उनको लग रहा है कि उनके अंदर भी क्या है, जीव है, उनको भी भूख लगती है, उनका भी तबीयत खराब हो सकता है। देखो वो उसका बढ़िया कंघी कर रही है, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं सुंदर से तैयार हुई हूं तो उसको मैं सुंदर से तैयार कर देती हूं। उनको ये नहीं पता कि उनमें भी जीव नहीं है। मतलब इतना मैटर नहीं करता जितनी आपकी लाइफ मैटर करती है। कई बार आप देखना, आप उसके सामने उनके डॉल्स को मारोगे ना, तो वो बोलेंगे अरे क्यों मार रहे हो, उसको लग जाएगा। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार उनके अंदर अभी एक प्रवृत्ति, इसको बोला गया है जीववाद, जिसको इंग्लिश में बोला गया है एनिमिज्म। क्या बोलते हैं? एनिमिज्म। ठीक है। उसके बाद ईगोसेंट्रिज्म। देखो ये जो मैंने यहां पर फोटो रखा है ना, ये एक्चुअल में जीन पियाजे जी का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या किया था, एक डॉल रखा था, ये बच्ची जो है खुद बैठी है, ठीक है, ये डॉल है। अब इस बच्ची को वहां पर 3 पहाड़ दिख रहा है, कौन सा? ये वाला और ये वाला। लेकिन ये जो डॉल है, डॉल को तो ये वाला बस पहाड़ दिख रहा है। अब ये डॉल के सामने सिर्फ ये पहाड़ है, तो इसको ये दोनों पहाड़ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पहाड़ से क्या है, इसका पूरा जो सर है वो ढक गया है। लेकिन इस बच्ची को चूंकि ये यहां पर है, ये यहां पर है और ये यहां पर है, तो देखो ये जो है ना, इसके लिए यहां पर है, ये यहां पर है और यहां पर है, तो बच्ची को क्या दिख रहा है? 3 पहाड़ दिख रहा है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है यदि मेरे को 3 पहाड़ दिख रहा है तो इस गुड़िया को भी 3 पहाड़ दिख रहा होगा। मतलब जैसा दृष्टिकोण मेरा है वैसा दृष्टिकोण उस गुड़िया का भी होगा। इस प्रक्रिया को ईगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति बोला गया है। कौन सी प्रवृत्ति? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति बोली गई है। यही मेरा ईगोसेंट्रिज्म है, जहां पर बच्चे को लगता है जैसी दुनिया मुझे दिख रही है वैसी ही सामने वाली को भी दिख रही होगी। मतलब जैसा दृष्टिकोण मेरा है वैसा ही दृष्टिकोण सामने वाले का भी होगा। ठीक है। एक दादी खिड़की के बाहर बच्चे को दिखा रही थी, देख बेटा देख बेटा। बच्चे को देखता है दूर में बहुत घोड़ा जो है ना एकदम तेज भाग रहा है। अब दादी हो गई 90 साल की, 80 साल की, ले देके चश्मा पहन के थोड़ा बहुत उसका भतीजा, उसका जो पोता है वो दिख रहा है। अब बच्चा बोलता है दादी देखो घोड़ा। दादी को दिख ही नहीं रहा। दादी फिर चश्मा देखती, दादी बोलती है अरे मेरे को उतना दूर का दिखता ही नहीं है। फिर देखी, नहीं दिखा। बच्चा बोलता है दादी देखो ना तेज भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है। दादी को दिख ही नहीं रहा। तो बच्चा गुस्सा आता है, अरे दादी छोड़ो, चला गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगा कि जितनी मेरी आंख तेज है शायद दादी की भी आंख उतनी ही तेज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। उसको लगता है ना कि मेरा दृष्टिकोण जैसा वैसी दादी का दृष्टिकोण है, लेकिन वैसा नहीं है। यही अंतर है ईगोसेंट्रिज्म में। ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये तीनों चीज आपको समझ में आया होगा कि जीववाद क्या होता है, अपलटावी गुण क्या होते हैं और मेरा ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। थर्ड में चलता हूं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये समझाने से पहले 2 चीज मुझे देखना पड़ेगा कि यार मूर्त और अमूर्त क्या होता है। एक कॉन्सेप्ट है मूर्त का और एक कॉन्सेप्ट है अमूर्त का। मूर्त ऐसा कुछ चीज है जो प्रत्यक्ष है, जिसे आप छू सकते हैं। जैसे बॉल हो गया, बैट हो गया, ये मूर्त चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं पृथ्वी, तो पृथ्वी आप एक्चुअल में देख रहे हो क्या? पृथ्वी जमीन देख रहे हो, आप बादल देख रहे हो, एक्चुअल में पृथ्वी का गोला देख रहे हो क्या? नहीं, वो एक आप अमूर्त कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अपने मन में बसा लिया। तो ऐसा कुछ चीज जो प्रत्यक्ष नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको एक्चुअल में फील नहीं कर सकते, वो आपका अमूर्त कॉन्सेप्ट हो गया। वो मेरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ये मेरा कॉन्क्रीट है, ये मेरा मूर्त है। ठीक है। बच्चे मूर्त समस्या के बारे में तार्किक रूप से सोचना चालू करें। देखो तार्किक विकास की क्षमता जो है ना, तर्क करने की क्षमता जो है, वो एक्चुअल में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से हो गया है। लेकिन कौन से प्रकार के तार्किक क्षमता की? तो सर मूर्त वाले तार्किक क्षमता की। यहां अगले स्टेज में वो अमूर्त वाले पे चला जाएगा। ठीक है। अब ये 7 से लेकर 11 जब बच्चे बहुत सारे सवाल करेगा, बहुत सारे नए नए प्रकार के संवेग, नए नए प्रकार के सामाजिकरण, नए नए प्रकार के इमोशनल डेवलपमेंट सभी को वो फील करने वाला है। यहां पर अलग अलग प्रकार के जो गुण है, एबिलिटीज है, वो आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबिलिटी। अब वो 2 - 2, अब वो 4 - 2 2 क्यों होता है समझ जाएगा। अब वो रिश्तेदारी को अच्छे समझने लगेगा कि वो इसका भाई है, वो इसकी बहन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर वो उसका भाई है तो उसकी बहन होगी ऑटोमेटिकली। ये चीज समझाना नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सभी चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कंजर्वेशन क्या होता है? संरक्षण का नियम बोलते हैं कंजर्वेशन। देखो ये गिलास है, ये गिलास है, ये बड़ा गिलास है, पानी का कंसंट्रेशन उतना ही है, मैंने बस उसे बड़े वाले फ्लास्क में डाल दिया।
इसके पहले वाली अवस्था में यदि आप बच्चों से पूछते कि बताओ इन दोनों में पानी ज्यादा किसमें, बच्चा बोलता सर इसमें ज्यादा, क्योंकि उसे अभी संरक्षण का नियम नहीं सीखा। उसको नहीं पता कि यार पानी इसमें और इसमें बराबर था, इसमें ही पानी बराबर है, अभी उसको नहीं पता है, अभी उसको संरक्षण का नियम नहीं पता था। कौन सी अवस्था में? मैंने कहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इस अवस्था में जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ चुका रहेगा तब उसे इन प्रकार के गुणों में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जैक्टली बोल देगा कि सर दोनों में ना बराबर पानी है, बस ये फ्लास्क बड़ा है सर। क्यों? क्योंकि अब उसने कंजर्वेशन, अब उसने संरक्षण को सीख लिया है। एक और एग्जांपल बढ़िया सा आपको देता हूं। जब बच्चा मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, कौन से वाले में? इस वाले अवस्था में होता है, सेकंड वाले स्टेज में पियाजे के होता है, तब मैं उसको क्या बोलता हूं मालूम? मैं उसको बोलता हूं तू एक काम कर। बच्चा बोलता है मेरे पास एक एक का 5 सिक्का है। एक का कितना सिक्का है? 5 सिक्का है। मैं उसको बोलता हूं मैं एक काम कर, तू 10 का एक सिक्का ले ले, एक का 5 सिक्का मेरे को दे दे। बच्चा नहीं लेगा। बच्चा बोलेगा मैं क्यों दूं अपना 5 तो सिक्का को, अब बदले में एक तो बस सिक्का को मैं क्यों लूं मैं? क्यों? क्योंकि बच्चा अभी कंजर्वेशन को नहीं सीखा है। उसको नहीं पता कि हर एक चीज का केवल और केवल मात्रात्मक पहलू नहीं, उसका गुणात्मक पहलू भी होता है। बच्चे को नहीं पता ना भैया ऐसा गुण है, गुणात्मक पहलू है। तो इस प्रकार की चीजों को जब वो सीखने लगेगा तब मैं उसे कंजर्वेशन बोलूंगा, संरक्षण बोलूंगा। ये मेरी पियाजे की तीसरी अवस्था में देखने को मिलेगी। ये है मेरा सीरिएशन, क्रमीकरण। मतलब हर एक चीज को उसकी लंबाई के अनुसार, उसके वजन के अनुसार बच्चा ठीक से जमा लेता है। इसके पहले ना इन चीजों को करने में ठीक से सक्षम नहीं होता, लेकिन इन अवस्थाओं में बच्चा जनरली सीख जाता है। अगर उसको मैं 4 अलग अलग ऐसे लाइन दूंगा, बोलूंगा इसको आपस में जमा, तो वो बिल्कुल जमा लेगा कि सबसे छोटा ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, बिल्कुल जमा लेगा। और इसको मैंने यहां पर डायग्राम भी इसीलिए दिया है, सीरिएशन, क्रमीकरण। मतलब चीजों को उसके हाइट के अनुसार, उसके वजन के अनुसार, उसके दिखने वाले प्रारूप के अनुसार वो उनको सही से क्रम में जमा सकता है। यही मेरा क्या है? सीरिएशन है। ठीक है, तो एक मेरा कंजर्वेशन समझ में आ गया, रिवर्सिबिलिटी समझ में आ गया, सीरिएशन समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का मतलब क्या है कि मतलब बच्चे को मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ऐसा, एक ट्रायंगल छोटा, एक ट्रायंगल और बड़ा, एक मैंने रेक्टेंगल स्क्वायर दे दिया, मैंने छोटा किया, और मैंने बोला कि इन सभी को आपस में जमा। तो बच्चा क्या करेगा? हो सकता है ना कि वो सभी सर्कल वालों को एक साथ जमाए, हो सकता है सभी ट्रायंगल वालों को एक साथ जमाए, सभी स्क्वायर वालों को एक साथ जमाए। तो जब बच्चे का मूर्त, जब बच्चे का कॉन्क्रीट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो किसी भी चीज को क्लासिफाई, वर्गीकरण करने लगता है कि अच्छा ये सभी जो है वो रेक्टेंगल है, ये सभी जो है वो सर्कल्स है, तब उसको मैं बोलूंगा क्लासिफिकेशन। ट्रांजिटिविटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये क्या होता है। कई बार आप रीजनिंग में क्वेश्चन देखते हैं ना कि अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो बताओ ए बी और सी में सबसे बड़ा कौन? इस प्रकार के क्वेश्चंस को बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने की कोशिश करता है। इस प्रकार को ट्रांजिटिविटी बोलाता है। और क्या बोलाता है? सकर्मकता। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोला गया है क्या? सकर्मकता। ठीक है, मतलब बच्चा जो है अब थोड़ा सा रीजनिंग करने लगा है। मैंने कहा ना कि तार्किक क्षमता का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा, बस अभी वो मूर्त है, बस अभी वो प्रत्यक्ष तरीके से है। मतलब ए अगर बड़ा है बी से, बी अगर बड़ा है सी से, तो समझ जाएगा ए सबसे बड़ा है, सी सबसे छोटा है। क्यों समझ में आया? क्योंकि उसने यहां से एक तर्क निकाल लिया, सर ए जो है वो सबसे, वो क्या करेगा, इसको मूर्त हिसाब से बनाए। कैसे बनाएगा मालूम? ए को इतना बड़ा बना लिया, बी को इतना बड़ा बना लिया। अब बोला बी सी से ही बड़ा है, मतलब जो बी है वो सी से ही बड़ा है। तब समझ में आया कि अरे सबसे बड़ा तो ए ही है। ऐसे करके वो डिडक्ट कर लेता है, ऐसे करके वो रीजनिंग को बना लेता है। ये मेरा सकर्मक विचार हो गया। एक प्रोसेस और मैंने देखा यहां पर, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि मैंने कहा ना ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा एक ही आयाम को देखता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब कि बच्चा ना किसी भी चीज का एक ही आयाम को देखता है। अगर उसको पहाड़ दिख रहा है तो केवल वो पहाड़ दिख रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन इस बात की व्याख्या करता है कि यार अब उसको केवल पहाड़ नहीं दिख रहा है, अब उन सभी आयामों को देख रहा है। जो अब वो केवल पहाड़ देखकर खुश नहीं हो जाएगा कि वो पत्थर से बना है, पहाड़ है। अब वो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस में पूरा देखेगा कि यही पहाड़ जब मैं दूर से देख रहा था तो बहुत छोटा दिख रहा था, पास आया तो बड़ा हो गया। अब उसको अलग अलग दृष्टिकोण दिख रहा है। अच्छा, दूर से आने पर ऐसा है कि जब बहुत दूर होता है कोई भी चीज छोटा दिखता है, जैसे जैसे हम पास जाते हैं बड़ा होता जाता है। तो वो क्या किया? वो डिसेंट्रलाइज किया। अपने सोच में जब व्यापकता लेकर आएगा, मैच्योरिटी, परिपक्वता लेकर आएगा, तब डिसेंट्रलाइजेशन होना चालू होगा। उसको समझ में आएगा किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज के अलग अलग आयाम हो सकते हैं, निश्चित एक आयाम होना जरूरी नहीं है। यही मेरा विकेंद्रीकरण है। सबसे इजी, सबसे कम क्वेश्चन आने वाला स्टेज है मेरा फोर्थ वाला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहां पर से बच्चा एक्चुअल में अमूर्त सोचने लगता है। यहां पर यदि बच्चे को मेरे को सर्कल सिखाना था ना, तो उसको पर्टिकुलर पहले मैं एक बॉल दिया, बॉल के बाद में उसको साइकिल का टायर दिया, फिर मैंने एक एप्पल दिया, बताया कि यार ये तीनों गोल है मतलब ये सर्कल है।
अगर मैं 6 साल के, अगर मैं इस 8 साल के बच्चे से पूछता कि भाई सर्कल, सर्कल, जैसे ही सर्कल बोलता उसके दिमाग में आता या तो बॉल आता, या टायर का साइकिल आता, या एप्पल आता। इस अवस्था में जैसे ही सर्कल बोलूंगा उसे केवल और केवल ये याद आएगा, क्योंकि अब उसने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, अब उसको याद करने के लिए किसी भी एक ठोस वस्तु की जरूरत नहीं पड़ता। यही मेरा अमूर्तता की विशेषता है, यही मेरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की विशेषता है कि उसे पर्टिकुलर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बच्चे अमूर्त अवधारणा को समझने की क्षमता विकास कर लेते हैं। केवल शाब्दिक रूप में भी दिया जाए तो वो इसे हल कर लेते हैं। मैंने कहा ना, केवल शब्द देंगे तो वो अपने मन में गणना कर लेगा, कैलकुलेशन कर लेगा। तार्किक चिंतन, निगमनात्मक धारणा, सुव्यवस्थित योजना बनाने। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सीखना है, वो मेरा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। परिकल्पना का मतलब, हाइपोथेसिस का मतलब अपने मन में किसी भी प्रकार की कहानी, हाइपोथेसिस को समझना कि यार कुछ भी बॉल फेंकता हूं ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि यहां पर बीच में बॉल लगा है तो उसका एक निश्चित वेट है। वेट क्यों है? क्योंकि यहां पर ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए बॉल जो है वो लटक रहा है। उसको पता है कि अगर इस गेंद को, अगर ये यहां पर बंधी हुई है तो यहां पर एक टेंशन जनरेट होने वाला है, ठीक है, एक बल जनरेट होने वाला है। अगर उस गेंद को मैं इधर ढकेलूंगा तो चूंकि जो बल है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसको उस सेंटर में लाने के लिए, उसको उस सेंटर में लाने के लिए वो थोड़ा सा इधर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बीच में रहना है। इस प्रकार का चीज। अब देखो, अब ना ये जो है वो उसके सामने केवल जो बॉल है वो ऐसे से हिल रहा है, लेकिन इन सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है ये हमारे मन में क्या होता है, दिखने लगता है। तो यही तो अमूर्तता है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, अब आपके सामने प्रत्यक्ष कोई चीज नहीं है तो भी आप इन चीजों की गणना कर ले रहे हो। सर उसके सामने ऐसा फोर्स गया तो वहां एक फोर्स उसको बराबर करेगा। सर इसमें जो टेंशन दिखता नहीं है लेकिन टेंशन इसमें है। टेंशन मतलब बल, बल जो है वो दिखता नहीं है लेकिन बल है, पता है। ये क्यों पता है? क्योंकि अब आपने अमूर्त अवधारणा अपने हिसाब से बना ली है। यही मेरा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क है। एक थ्योरी ये आता है ना कि सर पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर क्या था। तो अच्छा, पियाजे बोलते थे पहले भाषा आती है विचार बाद में आती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि भैया पहले विचार पहले और भाषा बाद में आती है। ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। ये शायद उल्टा लिखा गया ऐसा लग रहा है मुझे। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में विचार पहले तथा भाषा बाद में आती है, और पियाजे के अनुसार पहले भाषा आती है, विचार बाद में आती है। यदि इस बार को इसका यदि आप लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल है तो आप मुझे कमेंट बताएं, और एक्चुअल में आपको लग रहा है सही है तो मुझे कमेंट बताएं। क्या आपको लग रहा है ये उल्टा लिखा है? अगर आप थोड़ा सा वाइगोत्स्की को पढ़े होंगे इसके पहले वाले वीडियो में, तो मैंने इस चीज को सबसे पहले बताया था कि ये कैसे होता है, और मैंने बताया था ना कि मैंने कंक्लूजन भी निकाला है। वो कंक्लूजन क्या है? वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में, कि मतलब हमने कंक्लूजन निकाला है ना, ये समझ में आता है कि दोनों जो है वो एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। अब आप बताइए कि पियाजे के अकॉर्डिंग पहले बच्चे में भाषा आएगी कि पहले विचार आएगा, और वाइगोत्स्की के हिसाब से पहले भाषा आएगी कि विचार आएगा। आपको पता है कि लैंग्वेज पर जोर देने वाले दोनों में से कौन थे? जो लैंग्वेज पर जोर देगा इसका मतलब वो मानता है कि भाषा पहले आएगा। ठीक है, यहां पर शायद गलत लिखा है या शायद सही लिखा है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस चीजों को। ये चीजों को मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। इस चीज का आंसर मैं बता रहा हूं, इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डला हुआ है। पियाजे बालक के विकास के आधार को आयु मानते हैं। बिल्कुल स्टेजेस दिया है कि यार इन स्टेजेस में पर्टिकुलर एबिलिटी आएगी, बच्चा सीखते जाएगा। इन्होंने कहा सामाजिक सांस्कृतिक उपागम में सर मेरा, ठीक है, कल के वीडियो मैंने गलती से क्या डाला था कि सर मतलब इससे पहले वाले वीडियो मैंने पहले गलती से क्या डाला था कि पियाजे जो है वो सांस्कृतिक के उपागम में, बट ऐसा है नहीं भैया। मेरे वो वाइगोत्स्की जी हैं, इन्होंने दिया कि यार बच्चा जो है समाज से अपने संस्कृति सीखता है। इन्होंने कहा कि बच्चे जब अपने अपने एज में बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजों को ग्रहण कर लेंगे, एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सेशन मजा आया होगा यार पियाजे का, और यदि मजा आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।